अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की इंट्रोडक्शन क्या है, या फिजिक्स कैसे कहते हैं। फिजिक्स कैसे कहते हैं, फिजिक्स जो वर्ड्स हैं, फिजिक्स वर्ड जो है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट वर्ड। वन इज द लैटिन वर्ड फिजिका, और second one is the Greek word is physis or physicas, and third one is the English word physic. Physics is derived from Greek word physis or physicas and Latin word physica and English word physic. तो इन तीनों की मीनिंग जो है वो क्या है, नेचर या टू स्टडी दी नेचर। All these words means the study of nature। मतलब कि फिजिक्स जो है इसकी मीनिंग नेचर है। मीनिंग नेचर का मतलब कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्स में जितने नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं उनके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। मतलब कि फिजिक्स इज द नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की नेचर क्या है, यूनिवर्स में ये नेचुरल प्रोसेस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और कब होते हैं, इन सब के बारे में जो क्या है इल्म है उसको फिजिक्स कहा जाता है। टू स्टडी ऑल नेचुरल प्रोसेस इन टर्म ऑफ बेसिक लॉज कॉल्ड लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स जो है नेचर की स्टडी है। और नेचर क्या है, नेचर का मतलब कि हम नेचर यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस का मतलब कि हाउ डे एंड नाइट अकर, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। ये कैसे होता है, जिसको हम केपलर्स लॉ के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। वाई रेडियो एक्टिविटी अकर, रेडियो एक्टिविटी क्यों आता है, रेडियो एक्टिविटी कैसे आता है, हाउ रेडियो एक्टिविटी अकर, एट विच मेथड रेडियो एक्टिविटी अकर, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। वाई सन गिव अस लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, हाउ सन गिव अस लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, हाइट एनर्जी या लाइट एनर्जी सन से हमें कैसे पहुंचता है और ये कैसे हमें दे रहा है, वहां पे क्या हो रहा है कि लाइट एनर्जी सन जो है वो खारिज करता है। अर्थ रिवॉल्यूशन करता है अराउंड सन, कैसे रिवॉल्यूशन करता है, किस ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है। मून क्या है, मून रिफ्लेक्टर है, लाइट को रिफ्लेक्ट क्यों करता है, ये ऑब्जर्व क्यों नहीं करता। हम सराउंडिंग में जो चीजें देखते हैं ये कैसे हम देखते हैं, हमें कैसे नजर आते हैं, these are all नेचुरल प्रोसेस। ये सब नेचुरल प्रोसेस है। और इन सब नेचुरल प्रोसेस के बारे में हम क्या जो पढ़ रहे हैं वो है क्या, फिजिक्स। ये सब नेचुरल प्रोसेस जो है ये हम लॉज ऑफ फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। इनके लिए हमने लॉज बनाए हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन लॉज, फेराडे लॉ, एम्पेयर लॉ, ओहम लॉ। ये सब क्या है, ये सब फिजिक्स के लॉज है। और इन लॉज की बदौलत हम नेचर में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस, वो हम सब यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी हम सब इन सब प्रोसेस को इन लॉज के टर्म में फिजिक्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो फिजिक्स एक इल्म है, एक नॉलेज है नेचुरल प्रोसेस के बारे में जो नेचर में हो रहे हैं, विच आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, जिसको हम लॉज ऑफ फिजिक्स के टर्म में क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो फोर्सेस है, फिजिकास है, फिजिका है या फिजिक है, ये सब वर्ड्स जो है इनसे फिजिक्स में बना हुआ है। और फिजिक्स की मीनिंग है टू स्टडी द नेचुरल प्रोसेस दैट अकर इन द यूनिवर्स इन द नेचर एंड टर्म ऑफ बेसिक्स लॉज कॉल्ड लॉज ऑफ फिजिक्स। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, ये फिजिकल साइंस की ब्रांच है। फिजिकल साइंस का मतलब आपको पता है, साइंस हैज 2 टाइप्स, साइंस हैज 2 कैटेगरीज। साइंस के 2 कैटेगरीज होते हैं, 2 क्लासेस होते हैं। साइंस खुद एक इल्म है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों के बारे में है। दी साइंस द स्टडी अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस, जो कि हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो ऑब्जर्वेशन करते हैं साइंटिफिक मेथड पर,
उसको कलेक्ट करते हैं और इस कलेक्टेड डेटा को हम फिर साइंस का नाम देते हैं। साइंस के दो किस्म होते हैं, दो टाइप्स, दो क्लासेस होते हैं। एक को लिविंग थिंग साइंस कहते हैं और एक को नॉन लिविंग थिंग साइंस कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग साइंस वो साइंस है जिसमें हम सब के सब नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे, जैसा कि ये व्हाइट बोर्ड, ये पेन, ये मोबाइल, ये चेयर एटसेट्रा, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है और इनके बारे में हम नॉन लिविंग थिंग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग साइंस जो होता है ये साइंस वो साइंस है जिसमें हम सब के सब लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं, जैसा कि एनिमल, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, प्लांट एटसेट्रा, वो लिविंग थिंग्स है। ओके, नॉन लिविंग थिंग साइंस को फिजिकल साइंस कहा जाता है और लिविंग थिंग साइंस को बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स एटसेट्रा आते हैं, व्हाइल बायोलॉजिकल साइंस में ज़ूलॉजी, बॉटनी एटसेट्रा आते हैं। तो यहाँ पे हम लिविंग थिंग साइंस यानी बायोलॉजिकल साइंस नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पे हम फिजिकल साइंस, और फिजिकल साइंस में फिजिक्स को हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो इस तरह फिजिक्स जो है, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, ये आप नोट कर ले। यहाँ पे अगर आपको आता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस या एनीवन, तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। ओके, सो फिजिक्स इज द नॉलेज अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। सो फिजिक्स जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में इल्म है। आपने पढ़ा है 9th 10th में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिजिक्स में, कभी आपने लिविंग थिंग्स नहीं पढ़ा। सब के सब जो क्वांटिटीज है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। एक बात तो ये कि फिजिक्स फिजिकल साइंस की ब्रांच है और फिजिकल साइंस नॉन लिविंग थिंग्स साइंस है, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में है। यहाँ पे हम लिविंग थिंग्स नहीं पढ़ने वाले, नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ने वाले हैं, और वो भी फिजिक्स में। ओके, Physics is the study of physical world and specific and physical universe in general. This is the important definition of physics. Physics जो है ये physical world की study को है, लेकिन specific में, और physical universe की study है लेकिन general में। इसकी meaning क्या है? इसका मतलब यह है कि एक है physical world और एक है physical universe। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब है जो यूनिवर्स में जो हमें नज़र आता है, जहाँ तक हमारा स्टडी है, जहाँ तक हम स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि सन है, सोलर सिस्टम जो है हमारा, सोलर सिस्टम, प्लांट्स, सारी प्लैनेट्स इसमें आते हैं, मून आता है, स्टार्स, सन आता है, गैलेक्सीज, जो यानी जहाँ तक हम इस यूनिवर्स में ऑब्जर्व करते हैं ये फिजिकल वर्ल्ड कहलाता है। और जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते वो एग्जिस्ट तो है लेकिन हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो यूनिवर्स कहलाता है। तो फिजिक्स स्पेसिफिक में हमारे लिमिट तक जो स्टडी है फिजिक्स का वो फिजिकल वर्ल्ड कहलाता है, और बियॉन्ड जो हमारे लिमिट से बियॉन्ड यूनिवर्स है, अगर हम उसको भी जो है फिजिक्स में लाए तो उसको फिर फिजिकल यूनिवर्स कहते हैं। तो जनरल में फिजिकल यूनिवर्स की स्टडी को और स्पेसिफिक में फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल इसको क्यों कहते हैं? फिजिकल का मतलब कि इस वर्ल्ड में आप देखिए, इस यूनिवर्स में ऐसे चीजें हैं जिसको हम फिजिक्स में नहीं लेते, जैसा कि एक तो लिविंग थिंग्स है वो हम नहीं लेते फिजिक्स में, तो ये फिजिकल वर्ल्ड में नहीं आते। इस तरह नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो भी फिजिकल वर्ल्ड में नहीं आते। हंसना या दर्द का होना या फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, थिंकिंग, ये सब, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब क्या है, ये भी वर्ल्ड में है, यूनिवर्स में है, लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा जो है वो नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड ऐसे चीजों से बना है, ऐसे क्वांटिटी से बना है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम फिजिकल वर्ल्ड रखा हुआ है। कि मतलब इसमें जितने भी क्वांटिटीज आते हैं फिजिक्स में वो सब के सब मेजरेबल होते हैं। मेजरमेंट के बारे में हम अगला टॉपिक हमारा मेजरमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसकी हम मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो फिजिकल वर्ल्ड का मतलब यह है कि ये एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें जितने भी क्वांटिटीज है उसको उन सब को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। या फिजिकल यूनिवर्स है या फिजिकल वर्ल्ड है। बाकी फिजिक्स में वो चीजें हम कभी नहीं लेते जो कि लिविंग थिंग्स हो या नॉन मेजरेबल हो, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको फिजिकल वर्ल्ड नहीं कहते। तो दिस इज द फिजिकल वर्ल्ड इन स्पेसिफिक एंड फिजिकल यूनिवर्स इन जनरल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स।
ओके, फिजिक्स जो है इट इज द फंडामेंटल साइंस, ये आप नोट कर ले, फिजिक्स इज फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स एक फंडामेंटल साइंस है। आप कहते हैं कि सर जी इसकी मीनिंग है फिजिक्स एक बुनियादी साइंस है, बुनियादी साइंस है, लेकिन फंडामेंटल की मीनिंग क्या है? ऑल साइंस इज स्टेम टू फिजिक्स, जितने भी साइंस है वो फिजिक्स को स्टेम करते हैं। व्हाट इज मीन बाय स्टेम? स्टेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वर्ड्स। स्टेम में एस स्टैंड फॉर साइंस, T stand for technology, E stand for engineering and M stand for mathematica। मतलब कि फिजिक्स में टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिका, मैथमेटिक्स और साइंस ये सब के सब फिजिक्स पर डिपेंड करते हैं, फिजिक्स के लॉज पर डिपेंड करते हैं। साइंस में फिर से बायोलॉजी आता है, साइंस में बायोलॉजी आता है और एज वेल एज बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों साइंस में आते हैं। तो मतलब कि अगर बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग साइड है, मैथमेटिक्स है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब फिजिक्स पर डिपेंड करते हैं, ये सब के सब फिजिक्स के लॉज पर डिपेंड करते हैं, इसलिए फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस कहते हैं। फंडामेंटल की मीनिंग ये है। ओके, यहाँ पे देखें, अप्लाइड फिजिक्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अप्लाइड फिजिक्स को केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या केमिस्ट्री में क्या अप्लाई करते हो? फिजिक्स के लॉज अप्लाई करते हो। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में आप फिजिक्स के लॉज जो है वो क्या करते हो? अप्लाई करते हैं। सारा केमिस्ट्री फिजिक्स के लॉज पर बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड अप्लाइड फिजिक्स। ये केमिस्ट्री एक्चुअल अप्लाइड फिजिक्स है। एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज कॉल्ड बायोलॉजी, और अप्लाइड केमिस्ट्री को बायोलॉजी कहते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री, आप बायोलॉजी में जितने भी मेडिसिन बनाते हो, जितनी भी दवाइयां बनाते हो, इन सब में क्या है? इन सब में केमिस्ट्री वाले फार्मूले हैं। तो मतलब यह है कि बायोलॉजी जो है ये केमिस्ट्री पर बेस करता है और केमिस्ट्री फिजिक्स पर बेस करता है। बायोलॉजी बेस्ड ऑन केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फिजिक्स। तो इसका मतलब यह है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों फिजिक्स पर डिपेंड करते हैं। अप्लाइड फिजिक्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ये नोट कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अप्लाइड फिजिक्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री या इज कॉल्ड बायोलॉजी, एनीवन आपको दे सकता है। तो अप्लाइड फिजिक्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज कॉल्ड क्या? बायोलॉजी। दिस इज द अनदर definition of the physics. फिजिक्स इज द नॉलेज टू आंसर टू द क्वेश्चन हाउ, व्हाई एंड व्हेन। फिजिक्स जो है एक नॉलेज है जो कि किन किन क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है, हाउ, व्हाई एंड व्हेन। एक्चुअल हम फिजिक्स में पहले हमने पढ़ा कि फिजिक्स की मीनिंग है टू स्टडी द नेचर या टू स्टडी ऑल द नेचुरल प्रोसेस व्हिच आर अकर इन द यूनिवर्स। फिजिक्स जो है ये नेचर की स्टडी को कहते हैं या नेचुरल प्रोसेस की स्टडी को कहते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस आप कैसे स्टडी करेंगे? नेचुरल प्रोसेस आप ऐसे स्टडी करेंगे कि व्हाई दिस प्रोसेस इज अकर, व्हेन दिस प्रोसेस इज अकर, हाउ दिस प्रोसेस इज अकर। ये नेचुरल प्रोसेस, जैसा कि यहाँ पर देखें, फिजिक्स जो है ये एक नॉलेज है जो कि हाउ, व्हाई एंड व्हेन की आंसर की क्वेश्चन के आंसर जो है आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसा कि व्हाई रेडियो एक्टिविटी इज अकर, ये एक क्वेश्चन है। आप रेडियो एक्टिविटी आपने पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिविटी द एमिशन, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय सर्टेन हेवी न्यूक्लियाई या हेवी एलिमेंट हैविंग Z is greater than 82 is called radioactivity and the element are called radioactive element, for example uranium, रेडियम, पोलोनियम एटसेट्रा। ओके, अब ये रेडियोएक्टिविटी क्यों होता है नेचर में? इसकी आंसर है टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए रेडियोएक्टिविटी होता है। ये कैसे होता है? तो इसको हम फिर पढ़ते हैं कि ये कैसे होता है। ये ऐसे होता है कि इसमें एक अल्फा पार्टिकल होता है, एक बीटा पार्टिकल होता है, एक गामा होता है। अल्फा में Z-2 होता है, A-4 डिक्रीज होता है। इस तरह बीटा में Z+1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और A रिमेन कांस्टेंट, और गामा में सिर्फ न्यूक्लियाई की एनर्जी डिक्रीज। ये इसकी तरीका है हाउ। और व्हेन, ये क्यों कब आता है? जब Z इज ग्रेटर देन 82, जब नेचुरल Z ग्रेटर देन 82 से। तो व्हाई, हाउ एंड व्हेन, इन तीनों क्वेश्चन की जो आंसर है ये हमें फिजिक्स में जो है मिलता है।
जैसा कि दूसरा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, हाउ डे एंड नाइट अकर, दिन और रात कैसे आते हैं। दिन और रात तो आते हैं, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये तो होता रहेगा, लेकिन कैसे आते हैं इसको हम एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स में। कैसे आते हैं, आपको फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है सन सेंटर पर है और सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ क्या कर रहा है, एक तो रिवॉल्यूशन कर रहा है और एक स्पिनिंग मोशन कर रहा है। तो अर्थ की जो स्पिनिंग मोशन है, स्पिनिंग मोशन, इस स्पिनिंग मोशन से क्या होते हैं, इन स्पिनिंग मोशन की वजह से डे एंड नाइट आते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे अमेरिका है, तो अमेरिका पर अब जो है इस टाइम अमेरिका पर जो है वो शेडो है, मतलब कि नाइट है, और पाकिस्तान में डे है। अब ये अर्थ जब स्पिनिंग मोशन करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे पाकिस्तान जो आ जाएगा और यहाँ पे अमेरिका आ जाएगा, तो अमेरिका पर डे जो है दिन होगा और पाकिस्तान पर रात होगा। तो ये जो डे एंड नाइट आते हैं, ये किसकी वजह से आते हैं, स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ की वजह से। और सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या ईयर कंप्लीट होता है, और स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ की वजह से डे एंड नाइट कंप्लीट होते हैं। ये फिजिक्स की स्टडी की बेस पर हम कह रहे हैं। फिजिक्स की एक बेहतरीन डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं। फिजिक्स की जो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है वो द स्टडी अबाउट द मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी को, और मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ओके, मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। मैटर वो है जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है और इसकी मास क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, और एनर्जी जो है एबिलिटी टू डू वर्क होता है। अब ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, मैटर जब भी मैटर है तो इसका मतलब है कि ये स्पेस को ऑक्युपाई करता है और इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर मादे की मिकदार है। एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क का ये मतलब कभी नहीं है कि लिविंग थिंग्स में एबिलिटी टू डू वर्क है और नॉन लिविंग थिंग्स में एबिलिटी टू डू वर्क नहीं है। लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, सब में एबिलिटी टू डू वर्क है, मतलब कि सब में एनर्जी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैटर विदाउट एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, एनर्जी के बगैर मैटर पॉसिबल भी नहीं है। एक मैटर है, इसमें एनर्जी है, या तो रेस्ट मास एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर की तरफ हम आएंगे, और या तो बॉन्डिंग एनर्जी, केमिकल एनर्जी, दो एटमों के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी जो एनर्जी है, या इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के लिहाज से एनर्जी है, प्रोटॉन के लिहाज से एनर्जी है। मतलब कि मैटर जो है, जब भी मैटर है तो इसकी मीनिंग के इसमें एनर्जी है या एबिलिटी टू डू वर्क है। इस पेन में भी एनर्जी है, एबिलिटी टू डू वर्क है, लेकिन कि नहीं, इस पेन को आप आग लगा देते हैं तो इससे आप हीट एनर्जी को इजीली जो है ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, म्यूचुअल रिलेशन की तरफ आते हैं। म्यूचुअल रिलेशन E is equal to mc square. Mutual relation between matter and energy is explained by the mathematical equation called Einstein mass energy equation, which is derived from STR special theory of relativity in 1905. E is equal to mc square. E is equal to mc square की बदौलत हम मैटर और एनर्जी की रिलेशन को स्टडी कर सकते हैं। मैटर और एनर्जी की रिलेशन का मतलब यह है कि मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल टर्म्स, के मैटर और एनर्जी ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल टर्म्स है, मतलब मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, इससे पहले ये भी देख ले, एनर्जी डज नॉट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर जो है वो स्पेस और मास दोनों इसके होते हैं, और एनर्जी के न तो मास होता है और न ये कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है। जैसा कि ये लाइट एनर्जी है, रूम में इसकी ये कोई जगह भी नहीं गिरती और इसकी कोई मास नहीं, या मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा जो साउंड एनर्जी है वो कोई स्पेस भी ऑक्युपाई नहीं करता और न कोई एनर्जी जो है कोई मास रखता है। ओके, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन की तरफ आते हैं। E is equal to mc square. E is equal to mc square में ये E जो है this is the energy, M जो है this is the mass, C square is the conversion factor. ये कौन सा एनर्जी है, जो एनर्जी हम मास से हासिल करते हैं, ये कौन सा मास है जिस मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और ये C square कन्वर्जन फैक्टर है। और C square स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, दिस इज नॉट द स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, जबकि C square जो है ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो दिस इज नॉट द स्पीड ऑफ लाइट, इसको कन्वर्जन फैक्टर कहा जाता है, या आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना मास ज्यादा हो
उतना एनर्जी भी ज्यादा इससे आएगा, और मास कम है एनर्जी भी कम आएगा। और इसको कांस्टेंट लगाते हैं और कांस्टेंट की जगह सी स्क्वायर लगाते हैं, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जी ये E इज इक्वल टू एम सी क्यों नहीं है, एम सी क्यूब क्यों नहीं है, एम सी पावर 4 क्यों नहीं है, एम सी स्क्वायर क्यों है? एक तो इसकी प्रूफ है कैलकुलेशन से, और दूसरा यह कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं या कन्वर्जन फैक्टर लगाते हैं इक्वलिटी में, तो यहाँ पे इसकी दो वजूहात होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल बेस और दूसरा डायमेंशनल एनालिसिस। इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे अगर सी लगाते हैं तो सी की वैल्यू कम है सी स्क्वायर से, तो ये इक्विवेलेंस सही नहीं आएगा, ये कम आएगा। तो इस तरह इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल बेस पर कितना होना चाहिए, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 16, तो ये वैल्यू सिर्फ सी स्क्वायर से आता है, तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल बेस पर इसको सी स्क्वायर होना चाहिए वैल्यू के बेस पर। और दूसरा डायमेंशनल एनालिसिस, अगर आप E इज इक्वल टू एम सी लगाते हैं, E इज इक्वल टू एम सी, तो इस एम सी से एनर्जी की डायमेंशन नहीं आता, और डायमेंशनल एनालिसिस हमें कहता है कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक दोनों साइड इक्वलिटी के दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एम सी से एनर्जी की डायमेंशन नहीं आता, आप ट्राई कर सकते हो, एम सी स्क्वायर से एनर्जी की डायमेंशन आता है। ओके, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अगर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है तो इसका मतलब यह है कि मास इनटू एनर्जी, के मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मास को हम एनर्जी के इक्वलाइज करते हैं। अगर आपको लिखा है m इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर, तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट करते हैं, मास के इक्वलाइज करते हैं। दो इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और m इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर, दीज आर इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है दोनों। अगर आपको ये लिखा हुआ है एमसीक्यूज में कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, शो दैट ये क्या शो कर रहा है, तो आप कहेंगे कि मास इनटू एनर्जी को शो कर रहा है। अगर आपको लिखा है कि m इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एनर्जी इनटू मास, ये एनर्जी इनटू मास शो करता है। ओके, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब कि हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास m इज इक्वल टू 1 kg है और E हम मालूम करते हैं कि इस 1 kg मास से कितना एनर्जी हमें मिलेगा, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर वाला टर्म्स, E इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 16 जूल, E इज इक्वल टू this joule. This is the very large amount of energy which is obtained from a small mass 1 kg mass. तो इसका मतलब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का मतलब क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का मतलब है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मास ए लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। छोटा सा मास है, ऐसे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी हम जो है हासिल कर सकते हैं। अगर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का मतलब यह है कि छोटे से मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने से आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सी स्क्वायर मास के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहां पर देखें, बाज लोग एग्जांपल दे रहे हैं कि सर पेट्रोल फ्यूल का जलाना, कंबस्टन ऑफ पेट्रोल, कंबस्टन ऑफ प्रोसेस ऑफ फूड, या कंबस्टन प्रोसेस ऑफ ईटिंग ऑफ फूड, हम खुराक करते हैं तो इससे एनर्जी हमें मिलता है, यानी फूड की सर्टेन मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। या हम लकड़ी को जलाते हैं तो जलाने के दौरान लकड़ी की सर्टेन मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में। या पेट्रोल को हम मोटरसाइकिल में डालते हैं तो पेट्रोल के कंबस्टन से पेट्रोल के कुछ अमाउंट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। these are not the example of mass into energy conversion। ये मास इनटू एनर्जी कन्वर्जन के एग्जांपल कभी नहीं है। यहाँ पे जो हमें एनर्जी मिलती है पेट्रोल और या फूड से, ये एक्चुअल बॉन्डिंग एनर्जी, केमिकल एनर्जी है। जब पेट्रोल को हम जलाते हैं या वुड को, लकड़ी को जलाते हैं तो केमिकल बॉन्ड ब्रेकअप होता है, और बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से जो एनर्जी, हीट एनर्जी आता है वो एक्चुअल मास इनटू एनर्जी कन्वर्जन की वजह से नहीं होता, बल्कि वो केमिकल बॉन्ड के ब्रेकअप होने से होता है। तो इस तरह दीज आर नॉट द एग्जांपल ऑफ E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एग्जांपल ये है फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन और एटम बम एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल। वहां पे मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा जहां पे मास डिफिसिट या मास डिफेक्ट आएगा। मास डिफेक्ट रेडियोएक्टिविटी सेकेंड ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज मास डिफेक्ट।
मास डिफिसिट या मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी आता है उसको E इज इक्वल टू mc स्क्वायर कहते हैं। फिशन रिएक्शन में, फ्यूजन में या एटम बम एक्सेट्रा में मास डिफेक्ट होता है, मास में कमी आ जाती है। और कमी क्यों आती है? क्योंकि वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। 1 kg ऑफ यूरेनियम Bn में 235 है और वो एनर्जी में कितने kg के बराबर है? कोयल ऑफ कोल 30 लाख kg ऑफ कोल, 30 लाख किलोग्राम कोयला को आप जलाए और 1 kg, सिर्फ 1 kg यूरेनियम को आप जलाए तो 1 kg यूरेनियम से 30 लाख किलोग्राम कोयला से जो एनर्जी आ जाती है, हीट एनर्जी, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी सिर्फ 1 kg यूरेनियम Bn में 235 से आता है। तो इसका मतलब कि सर जी यहाँ पे यूरेनियम में, ये यूरेनियम क्यों इतना मोर एनर्जेटिक है, इस यूरेनियम से क्यों इतना ज्यादा एनर्जी जो है हमें निकलता है कंपेयर टू कोल? तो इसका मतलब यह है कि यूरेनियम में मास डिफेक्ट होता है, मास इनटू एनर्जी कन्वर्जन होता है, जबकि कोयला में मास इनटू एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल बॉन्ड के ब्रेकिंग की वजह से हमें एनर्जी मिल जाती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसके अलावा एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट MCQs है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के बारे में, मतलब के मास इनटू एनर्जी कन्वर्जन के बारे में। उसको हम पेयर एनिहाइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेयर एनिहाइलेशन। व्हाट इज पेयर एनिहाइलेशन? पेयर एनिहाइलेशन क्या होता है? पेयर एनिहाइलेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो है मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मास एनर्जी में क्या होता है? कन्वर्ट होता है, मास इनटू एनर्जी। पेयर एनिहाइलेशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है और ये गामा रेज में क्या होते हैं? 2 गामा रेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है, मैटर है, और ये जब आपस में मिलते हैं तो ये गामा रेज बनाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पेयर एनिहाइलेशन, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, एटम बम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मास इनटू एनर्जी conversion. This is the meaning of E is equal to mc square. Okay. अब अगर हम m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर की बात कर ले, m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर, इसका मतलब यह है कि अगर हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना चाहे, m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपके पास एनर्जी है, कितना एनर्जी? E इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power 16 जूल, और ये आप क्या करते हो? मास में कन्वर्ट करना चाहते हो कि ये एनर्जी है जो भी है, किस फॉर्म में भी है, इसको मैं मास में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो इसका मतलब यह है कि आप लिखेंगे कि m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर, और m इज इक्वल टू ई की जगह 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power 16 जूल डिवाइड बाई सी स्क्वायर की जगह 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा और m इज इक्वल टू जूल डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह से किलोग्राम आता है, तो m इज इक्वल टू 1 kg। वही 1 kg मास पेयर से आ गया। तो इसका मतलब यह है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी will be converted to mass, then small amount of mass, छोटा सा मास हमें मिल जाएगा लार्ज अमाउंट के एनर्जी कन्वर्जन से। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में छोटा मास बड़ा एनर्जी, क्योंकि सी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में था, और m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकिन छोटा सा मास, क्योंकि सी स्क्वायर अब मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, किसमें है? डिवीजन में है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है, लेबोरेटरिकल एग्जाम्पल है इसकी पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन इज द लेबोरेटरिकल एग्जाम्पल। दिस इज इंपॉर्टेंट MCQs। ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि पेयर प्रोडक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ मास इनटू एनर्जी कन्वर्जन या एनर्जी इनटू मास कन्वर्जन, या बोथ लिख सकता है। तो
पेयर प्रोडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास। पेयर प्रोडक्शन में एक गामा रेज होता है और ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। दिस इज गामा रेज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। पहले एनर्जी है, अब क्या है, मैटर है, तो एनर्जी को हम मैटर में ऐसा कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ m इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर। अब इसका मतलब यह है कि इसका मतलब भी ये है कि ये तो हम कह सकते हैं कि हम एनर्जी से मास बना सकते हैं, इसलिए हम मास की जो डिफिनीशन करते हैं, एक तो ये कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास, दूसरी मास की डिफिनीशन ये भी है कि दी कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मास। कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। यानी इसकी मतलब यह है, एसटीआर में इसका मतलब यह है कि एक छोटा सा पार्टिकल जो है जिसकी मास m है, और अगर वो v इज अप्रॉक्सीमेटली c से जाए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड ये गेन कर ले, तो इसके पास जो एनर्जी है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है इस मास के पास, और इस मास के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास बिहेव लाइक ए मास। ये एनर्जी भी मास की तरह बिहेव करता है, जिसको हम कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं, और कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, मास कहते हैं। दूसरी बात आप नोट कर ले, बाज लोग कहते हैं कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर का मतलब यह है कि अगर हम मास को स्पीड ऑफ लाइट के साथ फेंक देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। इस तरह मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि अगर आप मास को V इज इक्वल टू C से फेंक देते हो, एक मास है जिसको आप स्पीड ऑफ लाइट के एग्जैक्ट बराबर फेंक देते हो, या स्पीड ऑफ लाइट के नियरली स्पीड के साथ फेंक देते हो, तो वहां पे मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि जो एनर्जी इसके साथ है, काइनेटिक एनर्जी, वो मास की तरह बिहेव करता है, और इस मास की जो, और इस बॉडी की जो मास है वो इससे ज्यादा हो जाती है, जिसको हम रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक फेंकने से ये मास एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होता, बल्कि जो एनर्जी होता है वो मास की तरह बिहेव करता है, जो कि कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम मास बोलते हैं। तो इस बॉडी की मास और भी ज्यादा हो जाती है, और इसका मतलब ये नहीं है, और बहुत ज्यादा लोग ये कहते हैं कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट के साथ फेंक देते हैं तो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये सही नहीं है, बल्कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट के नियर या स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल थ्रोन करते हैं, तो एनर्जी जो है वो मास की तरह बिहेव करता है। कौन सा एनर्जी, जो इस पार्टिकल के साथ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है, जिसको हम कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं, which is called mass. This is the meaning of E is equal to mc square and m is equal to E by c square.